हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो सभी लोग फटाक से एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? एक बार सभी लोग ऑडियो वीडियो कंफर्म करें। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? जिसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूँ। जितने भी लोग आ चुके हैं एक बार ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिए क्लास स्टार्ट हो गई है। जितने भी लोग आ गए हैं क्लास में एक बार इन्फॉर्म कर देंगे बाकी लोगों को क्लास स्टार्ट हो गई है। जिसके बाद हम लोग क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर पाए, समझ पाए, पढ़ पाए, है ना। उसके लिए आपका कंफर्मेशन देना थोड़ा जरूरी है। तो वो आप लोग कर लो और एक बार ग्रुप पे भी आप लोग कन्वे कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले तो आप लोग को ऑडियो वीडियो कंफर्म करना है। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आप सभी लोग मुझे प्रॉपर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? इस चीज का कंफर्मेशन देंगे सभी पहले। हेलो क्षितिज, ग्रुप पे इन्फॉर्म करिए आप। ग्रुप पे इन्फॉर्म करिए पहले, जिससे बाकी लोग भी आ जाए। हेलो राहुल। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? कंफर्मेशन दीजिए फटाक से, जल्दी। लेट मत किया करिए ना, जैसे क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले कंफर्मेशन दीजिए। एक मिनट एक मिनट, इधर भी तो है यार। इधर भी लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, देखता हूँ मैं। एक तो माउस का बड़ा दिक्कत रहता है यार। चलो। हेलो प्रिंस, हेलो रवीना, हेलो कल्पेश, क्षितिज, राहुल, प्रियेश, कपिल। चलो ओके, सब कुछ क्लियर है। मैं यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सब्जेक्ट, जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही अगर ऐसा बोले हम कि ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज यहाँ पे आपके पास बचेगी नहीं आपके माइक्रो प्रोसेसर के इस चैप्टर में। तो चलो हम लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या? सबसे पहले बात तो यहीं से शुरू होगी ना। माइक्रो प्रोसेसर का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो मतलब कम समय। माइक्रो एक क्या है, एक्सटेंशन होता है ना, मतलब बहुत किसी भी चीज को कम टाइम में अगर हम कर पाए उसको माइक्रो बोलते हैं। बहुत छोटी यूनिट होती है माइक्रो, है ना। जैसे मिली होता है, माइक्रो होता है, फिर नैनो होता है। तो माइक्रो तो आप सबको पता है ना, 10⁻⁻⁶ हम उसको बोलते हैं माइक्रो। तो माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या है? जो एक कोई काम करे, जो एक प्रोसेस को काम करे। जैसे कोई भी एक काम होता है उसको आप प्रोसेसर प्रोसेसर बोलोगे। कोई भी एक डिवाइस जो कुछ काम प्रोसेस करे उसको हम बोलते हैं प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत कम समय में कोई काम करती है ना। माइक्रो प्रोसेसर का एक तरीके से हम बेसिक इसके वर्ड से इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे तो माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा प्रोसेसर है, मतलब एक ऐसा काम करने वाला डिवाइस है जो बहुत कम समय में काम करता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। वहां से वर्ड आपका डिफाइन हुआ है। अब आपको ऐसा पता होगा कि हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनका मेन काम होता है सर्किट को पढ़ना, सर्किट की डिजाइन करना, राइट। उनका जो मेन पर्पज है ना पढ़ाई करने का, वो यही है कि हमको अपने सर्किट की डिजाइनिंग करनी है और एनालिसिस करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक फैन है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमको फैन को बनाना आना चाहिए, मतलब उसकी हम डिजाइनिंग करेंगे। और जब डिजाइनिंग हो गई उसके बाद हमको उसको चलाना भी आना चाहिए, मतलब उसकी हमको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, हमको उसको ऑपरेट करना भी आना चाहिए। तो एक तरीके से हमारा जो मेन पर्पज है, इंजीनियर का जो मेन पर्पज है, वो किसी भी चीज की डिजाइन करना और उसको ऑपरेट करना। जैसे कि कोई अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसका मेन काम क्या है कि वो कार को बना सके, मतलब कार की डिजाइन कर सके, और जब कार बन जाए तो उसको कोई ऑपरेट कर सके, वो ऐसा भी बनाना है। मतलब डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग दोनों काम आना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है मेन पर्पज। वैसे हमारे पास सर्किट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो मेन काम है, सर्किट को बनाना आना चाहिए कि भाई मैं रिमोट का सर्किट बना लूं, और रिमोट को ऑपरेट करना भी आना चाहिए। सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो कि हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, मोटर के बारे में बात करते हैं, जनरेटर के बारे में बात करते हैं, हीटर के बारे में बात करते हैं,
बल्ब के बारे में बात करते हैं, लैंप के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करते हैं। ये जितने भी हैं ये आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं। और वैसे ही हमारे पास एक और कैटेगरी बनती है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स में पास सर्किट, जैसे एग्जांपल बोला मैंने क्या, ये रिमोट आपका माइक्रो प्रोसेसर या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सर्किट है। ठीक है, जैसे लैपटॉप है, ये एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट है। ठीक है ना, मेरे पास जो एक कैमरा लगा ये भी एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट है। ठीक है ना, समझ में आया क्या बोला मैंने? दो प्रकार के सर्किट होते हैं, आपके आसपास जो भी सर्किट है आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है और कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। आपका मोबाइल कैसा सर्किट है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, आपका घर में जो फैन लगा वो किस प्रकार का सर्किट है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है। आपके घर पे जो बल्ब लगे हो कौन सा सर्किट है? वो आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है सर क्लास लैपटॉप में नहीं हो रही, मैं एक बार चेक कर लूंगा लैपटॉप में क्यों नहीं हो रही है और उसको फिर मैं आपका कल सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ना, आप लोग ये सारी चीजें जो आपको प्रॉब्लम जाती है ना वो आप मुझे व्हाट्सएप की ग्रुप के माध्यम से अगर आप बताओगे तो उस टाइम पे ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि उस टाइम पे मैं उसको सही भी कर सकता हूँ ना। मुझे नहीं पता कि लैपटॉप पे अगर इनेबल है कि डिसेबल है सॉरी, तो उसको मैं एक बार इनेबल कर दूंगा तो सही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक में दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक होता है जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, एक होता है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको तो पढ़ चुके हैं, है ना, इसको और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया कि एन इंजीनियर हैज टू परफॉर्म टू रोल फॉर डेवलपिंग अ माइक्रो प्रोसेसर। अगर कोई भी इंजीनियर माइक्रो प्रोसेसर को बना रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसके दो काम है, पहला तो डिजाइनिंग, दूसरा प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने कार वाला एग्जांपल लिया, तो जैसे कार को बनाते हैं मतलब डिजाइन करते हैं, फिर उसको ऑपरेट भी आना चाहिए। तो वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को डिजाइन करते ही बनाना चाहिए और उसकी प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए। क्या हो गया, कहां से खांसी आने लगी? चलो अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा, माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है? इट इज अ प्रोसेसर, एक प्रोसेसर है विच परफॉर्म अ प्रोसेस, जो कि किसी भी काम को करेगा बहुत कम टाइम में, माइक्रो टाइम में, उसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर का मीनिंग समझ में आता है क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोसेसर जो कि किसी भी काम को बहुत कम समय में करता है। अब दोनों काम देखो क्या होता है कि हर एक इंसान पूरा काम नहीं कर सकता, तो हमने क्या किया, जो हमारे इंजीनियर थे उसको हम दो कैटेगरी में बांट दिया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंजीनियर है, तो कुछ क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिजाइनर। जो डिजाइनिंग करेंगे वो डिजाइनर हो गए, और जो बनाएंगे, जो प्रोग्राम करेंगे, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रामर। दो प्रकार के इंजीनियर पास हो गए, प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो प्रोग्रामर हो गया, जिसको हम लोग आज की भाषा में डेवलपर बोलते हैं, और जो उस चीज को डिजाइन करेंगे, है ना, वो हमारे हो जाएंगे क्या, डेवलपर, और जो काम करेंगे हो जाएंगे प्रोग्रामर। ठीक है, तो प्रोग्रामर का काम क्या है? द रोल ऑफ प्रोग्रामर इज टू प्रिपेयर अ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कोई पूछे अगर आपसे प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है बेसिक लैंग्वेज में, भी माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आज का क्या प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम क्या मतलब, पहले क्या करेंगे, पहले गोवा जाएंगे, फिर वहां पे जाएंगे, फिर क्रूज में जाएंगे, फिर पब जाएंगे, फिर रात में घूमेंगे। तो एक पूरा क्या हो गया, एक पूरी लिस्ट बना ली ना हमने, पूरी प्लान आउट कर लिया ना कि ये हम काम करेंगे, पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तब जाके हमारा पूरा काम पूरा हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। आई थिंक मुझे तब पता होगा कि आप लोग को प्रोग्राम जो बेसिक कॉमन सेंस में जो प्रोग्राम होता है वो तो पता है ना। वैसे ही हमारे माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, तब जाके हमको मजा आएगा, मतलब लास्ट हमारा काम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो द रोल ऑफ प्रोग्रामर टू प्रिपेयर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, जो आप प्रोग्राम बना रहे हो वो एक दूसरी लैंग्वेज में ना, आपकी वो नॉन टेक लैंग्वेज, मतलब कि आप अपनी भाषा में प्रोग्राम बना रहे हो कि भाई ये जाएंगे, वर्बल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया। वैसे हम लोग जहाँ पे प्रोग्राम करेंगे उसकी जो लैंग्वेज है वो एक अलग है। किस प्रकार की लैंग्वेज है? वो आपकी एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर में हम किस प्रकार की प्रोग्रामिंग करेंगे, तो किस प्रकार करेंगे, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। रेक्टिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग अ एरर फ्री प्रोग्राम, तो जो प्रोग्रामर का काम क्या है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को बनाना, और अगर उसमें कुछ गलती है, कुछ कमी है, तो उसको रेक्टिफाई भी करना और उसको बिल्कुल एरर फ्री प्रोग्राम बनाना, एंड
गिवन टू द मेमोरी, उसको बना के मेमोरी को हैंड ओवर कर देना, ये एक प्रोग्रामर का काम है। ठीक है ना, प्रोग्रामर का वर्क समझ में आया। प्रोग्राम का काम क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना, उसको रेक्टिफाई भी करना है, उसको प्रिपेयर भी करना है, और प्रिपेयर ऐसे करना है कि उसमें एक भी एरर ना हो, जीरो जीरो एरर प्रोग्राम या फिर एरर फ्री प्रोग्राम को बना के मेमोरी को देना होता है। अभी हम बात करेंगे मेमोरी क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सारी बातें करें। लेकिन आज की जो पहली क्लास है ना, वो थोड़ा सा मैं आपके डेली यूज से जोड़ के चीजों को बताऊंगा, जिससे आगे की चीजों में आप थोड़ा सा इसको कंफर्टेबल होकर पढ़ सके। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि भाई ये डिजाइनर का काम क्या होता है। देखो हमने क्या बोला कि माइक्रो प्रोसेसर तो एक डिवाइस है, उसके साथ मेमोरी भी लगा हुआ है, इसके साथ कीबोर्ड भी लगा हुआ है, उसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी लगी हुई है। तो डिजाइनर का काम क्या है कि इन सभी को आपस में इंटरफेस कर पाए। इंटरफेस का मतलब होता है कि दो लोगों को साथ में रख पाए, जिससे उन दोनों में एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाए, है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। जैसे शादियों में जो इंटरफेस करते हो कौन करते हैं, पंडित जी करते हैं, है ना, कि एक हस्बैंड, एक लड़का एक लड़की, उनको इंटरफेस कर दिया, मतलब कि दोनों को जोड़ दिया, कनेक्शन बना, जिससे ऐसा कनेक्शन किया कि बीच में झगड़े ना हो, उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिंग, है ना। इंटरफेस का मतलब समझ क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर को आपको जोड़ के रखना है किससे, मेमोरी से, जिससे इन दोनों के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन बन पाए। डायरेक्टली आप नहीं जोड़ सकते उनको, उनके लिए एक डिजाइनर चाहिए होगा जो प्रॉपर उन दोनों की चीजों को देख के कनेक्ट करेगा, इंटरफेस करेगा। तो आई थिंक इंटरफेस का जो बेसिक मीनिंग होता है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इंटरफेसिंग का बेसिक मीनिंग होता है कि भाई हमको चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ना इंटरफेसिंग का, देखना। जैसे मैं आपको बोल दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक एसी का रिमोट है, ठीक है ना, इसमें मेरे पास यहाँ पे क्या लगे, सेल लगे हुए हैं जो कि गल चुके हैं आई थिंक, तब भी मैं निकाल देता हूँ इसको, है ना। ये मेरे पास क्या है, सेल है, ये मेरे पास एसी का रिमोट है। तो अब मैं इस सेल को इससे कनेक्ट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, इंटरफेसिंग। समझ में आया क्या बोला मैंने, मैंने एक रिमोट का सर्किट है, ये मेरे पास एक बैटरी है, ये सेल है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरफेस कर रहा हूँ। तो इंटरफेस का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। इंटरफेसिंग का मीनिंग क्या होता है, इंटरफेस का जो बेसिक मीनिंग होता है, किन्हीं भी दो चीजों को कनेक्ट करना, आपस में जोड़ना, जिससे उनके बीच में प्रॉपर ऑपरेशन चलता रहे। ठीक है, चलो, तो किससे किससे, तो डिजाइनर का काम क्या है, डिजाइनर का मेन काम है इंटरफेसिंग, किसका किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर का बाकी चीजों के साथ, मतलब मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, उन सबके साथ जो इंटरफेसिंग है वो एक डिजाइनर का मेन काम होता है। अब बात करते थोड़ा सा, हम लोग समझते हैं ये मेमोरी का मतलब क्या होता है। बहुत लोग बात करते हैं ना मेमोरी क्या होती है, तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी मतलब कि जैसे आप इसको ये समझो कि आपको ये पता है फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ना, हमने थोड़ी सी कल वाली जो क्लास थी, जस्ट अभी कुछ दिन पहले हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट किए हैं ना। तो आज हम थोड़ा बात करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बिट को स्टोर करता है, जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं क्या होते हैं, नंबर ऑफ बिट को रजिस्टर स्टोर करते हैं। देखो एक होता है फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप को अगर बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है उसको बोलता हूं मैं रजिस्टर्स, क्या बोलता हूं उसको, रजिस्टर्स। रजिस्टर मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ डेटा को क्या करे, स्टोर कर, उसको मैं रजिस्टर्स बोलता हूँ। तो मेरे पास जो मेमोरी है ना वो रजिस्टर से मिलकर बनती है, या फिर बोलूं मैं इसको बेसिक लैंग्वेज में ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनती है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, जैसे आप इसको ये समझो कि जो खंड आपको देखना, एक खंड ये है, एक ये खंड है आपका, है ना, आपको इस सेक्शन दिखाई दे रहा है ना, जैसे एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। तो आप इसको ये समझो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, और इसमें फ्लोर नंबर, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसका एड्रेस है, क्या ये एड्रेस, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, ये इनका क्या एड्रेस है कि भाई कौन सा फ्लोर है। समझ में आया आपको, है ना, कि एक मेमोरी में जो साइड में जो लिखा ना, यहाँ पे ये जो साइड में लिखा चीजें आपको दिख रही है ना, ये क्या है, इसका एड्रेस है, ये इसका क्या एड्रेस है। कभी कभी कुछ चीजों का एड्रेस बहुत छोटा होता है, जैसे बोल दिया मैंने क्या, न्यू दिल्ली, बस वो छोटा सा एड्रेस है। लेकिन कहीं बोलता हूँ ना कि भाई विलेज ये, पोस्ट ये, तहसील ये, डिस्ट्रिक्ट ये, स्टेट ये, कंट्री ये और ना कौन सा महाद्वीप है वो ये, तो कुल मिला के कभी कभी एड्रेस बहुत बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही जो मेमोरी होती है ना, तो अगर एड्रेस बहुत बड़ा मतलब बहुत सारे ब्लॉक बने हुए हैं यहाँ पे, है ना, बहुत सारे ब्लॉक यहाँ पे बन रहे हैं। तो ऐसा मान लो यहाँ पे क्या लिखा ना, 0000, तो याद रखना यहाँ पे लिखा एच,
पहली बात तो आपको लिखो, एच मतलब होता है हेक्साडेसिमल, है ना। जो यहाँ पे एच लिखा है इसका जो मेन रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल नंबर को, ठीक है। मतलब जो नंबर लिखा है वो बाइनरी में नहीं लिखा, वो आपका डेसिमल में लिखा, वो आपका किसमें लिखा हुआ है, वो आपका हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ, ये आपको एच रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जो यहाँ पे एच लिखा है वो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका सेकंड फ्लोर है ना। तो फर्स्ट फ्लोर में कितने ब्लॉक काउंट करो, 1 2 3 4 5, मतलब एक फ्लोर में 5 आपके पास क्या है, क्या बोलेंगे उसको, जैसे एक फ्लोर में होता है ना कि एक फ्लोर है उस पे 5 लोग अलग अलग लोग रहते हैं, है ना। तो 5 अलग अलग कमरे हैं, आप ऐसा समझ लो कि एक फ्लोर है, उस फ्लोर में कितने लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं। वैसे ही ये सेकंड फ्लोर है, इसमें भी कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे, इसमें भी 5 लोग होंगे, इसमें भी 5 लोग होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। तो मेमोरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक डेटा स्टोर, जैसे 1 यहाँ पे स्टोर हो गया, फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ डेटा स्टोर हो गया, फिर यहाँ पे कुछ स्टोर हो गया, यहाँ पे कुछ स्टोर हो गया, यहाँ पे कुछ स्टोर, है ना। तो कुल मिला के हमारे पास इतने बिल्डिंग ब्लॉक हैं। कितने बिल्डिंग ब्लॉक देखो आप यहाँ पे 0 0 से हमने स्टार्ट किया, 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम कहां तक जाएंगे, डबल एफ डबल एच, ठीक है ना। अगर मेरे पास 16 बिट का एड्रेस है, क्योंकि एच लिखा है मतलब ये 4 बिट का ये है ना। हेक्साडेसिमल मतलब क्या हुआ कि ये 4 बिट में है, ये 4 बिट में है, ये 4 बिट में है, ये 4 बिट में है। तो कुल मिला के यहाँ पास कितनी एड्रेस लाइन है, 16 एड्रेस लाइन है। तो हमारे पास कितने बिल्डिंग ब्लॉक बनेंगे, मतलब कितने फ्लोर बनेंगे, पहला क्वेश्चन बनता है। अगर हमारे पास क्वेश्चन बनता है अगर हमारे पास 16 या फिर पास मान लो 10, एग्जांपल के ले रहा हूं मैं, अगर हमारे पास मान लीजिए 10 एड्रेस लाइन है तो कितनी बिल्डिंग ब्लॉक बनेंगे, कितने फ्लोर बने, तो क्या बोलोगे 2 की पावर 10 हमारे पास फ्लोर बनेंगे। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि अगर मेरे पास 16 बिट का एड्रेस है, कितने बिट का एड्रेस है, 16 बिट का एड्रेस है, तो यहाँ पे कितने फ्लोर बनेंगे टोटल, तो मेरे पास यहाँ पे बनेंगे 2 की पावर 16, कितना बनेगा 2 की पावर 16, ठीक है। इतने हमारे पास क्या बनने वाले बिल्डिंग ब्लॉक बनेंगे, समझ में आई चीज। अब इतने हमारे पास फ्लोर बनेंगे और उनमें एक फ्लोर में कितने लोग रह रहे हैं, 5 लोग, वो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, डेटा, इन बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर रहता है डेटा। डेटा मतलब आप समझ लो इंसान, जैसे हमारे पास जो बिल्डिंग है वो हमारा मेमोरी बन गया, और मेमोरी का नाम क्या रखते हैं, डेटा। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपने एक क्या खरीद के लिया, मोबाइल खरीद के आया, ठीक है ना। आप पूछते पूछते कितनी मेमोरी है, तो मान लो उस मेमोरी आपके पास कितनी 1 GB डेटा, मतलब उसमें इतने सारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं, इतने सारे बिल्डिंग ब्लॉक है। अब आप उसमें क्या होते हैं, गाना स्टोर करते हो। जब आप उसमें गाना कोई सेव करते हो ना, कोई फोटो सेव करते हो, कोई वीडियो सेव करते हो, होता क्या है, इनमें से ये जो डेटा है ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक ये एक्यूपाई होते हैं, ये भर गया, फिर ये भर गया, फिर ये भर गया, फिर ये भर गया, फिर ये भर गया, ठीक है ना। एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, तो अभी आपका इतनी मेमोरी बची हुई है। आपने एक और गाना फिल किया तो ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया, ये भी भर गया। जनरली होता है क्या कि आपने एक छोटी सी फोटो सेव करी, सिर्फ 2 ही ब्लॉक फिल हुए। आपने 10 फोटो सेव करी तो मान लो 2 ब्लॉक भर गए, 2 ब्लॉक भर गए। जैसे मान लो आपने एक कोई वेब सीरीज पूरी डाउनलोड कर ली, तो आपने क्या किया, इतने डेटा भर दिया, इतना, है ना। कभी कभी तो आपने पूरा 2 4 वेब सीरीज डाउनलोड कर ली, तो क्या हुआ, पूरा भर गया। लो, फिर आता ना आपके मोबाइल में मैसेज, क्या, डेटा फुल, मेमोरी फुल, डिलीट सम स्पेस, आता ना उसमें कि कुछ आप वहां पे स्पेस को कुछ खाली करो, डिलीट सम मेमोरी। तो कहने का मतलब क्या, मेमोरी का आप लोग मीनिंग समझो। मेमोरी का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, उसमें बहुत सारे सेक्शंस होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर जो डेटा है, जैसे मैंने बोला कि आप फोटो फिल कर रहे हो, आप वीडियो सेव करो, वो डेटा है। डेटा का मतलब क्या होता है, जो भी आपके फोटोज हैं, वीडियोज हैं, है ना, पीडीएफ फाइल से, वो डेटा कहलाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है, डेटा कहाँ पे फिल होता है, यहाँ पे फिल होता है। तो हमको बताना पड़ेगा, माइक्रो प्रोसेस को ये बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास एक गाना है, अब कौन सा गाना है, वो जो गाना वो उस एड्रेस पे, कौन सा एड्रेस पे, मेरा वो जो गाना वो इस एड्रेस पे, इस सेक्शन पे, ये वाला सेक्शन पे। तो हमको उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मुझे डायरेक्टली तो नहीं बताता है, क्योंकि 2 की पावर 16 फ्लोर है, बहुत ज्यादा सेक्शन है, और उनमें कौन से सेक्शन पे, कौन से ब्लॉक पे कौन सा डेटा रखा है, ये मुझे पता होना बहुत जरूरी होता है। समझ में आया। मेमोरी में 2 चीजें मैंने बताई, पहली तो मैंने फ्लोर के बारे में बताया, है ना, उसको होता है नंबर ऑफ एड्रेस, है ना। जैसे मेरे पास अगर 16 एड्रेस लाइन है, कितनी है, 16 एड्रेस लाइन है, उस एड्रेस लाइन की वजह से कितने एड्रेस क्रिएट होंगे, मतलब कितने फ्लोर क्रिएट होंगे, 2 की पावर 16,
समझ में आया, ये फिक्स हो गया। अब एक फ्लोर में कितने बिल्डिंग ब्लॉक होंगे वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने 5 लिए हैं, हो सकता है वो 6 भी हो, होता 7 भी हो, होता वो 8 भी हो। तो अब बात आती है कि सर हो सकता तो कुछ भी होता है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर जो आप पढ़ा रहे हो 8085, जो आप पढ़ाने वाले हो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाने वाले हो, उसमें कितने होते हैं? तो याद रखना, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 एड्रेस लाइन होंगी। कितनी? 16 एड्रेस लाइन होंगी और 8 डेटा लाइन होंगी। कितनी होंगी? 8 डेटा लाइन। तो अगर मैं आपसे बेसिक कॉमन सेंस में एक मैथ पूछूं कि भाई हमारे पास कितने इंसान रह सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि हमारी मेमोरी कितनी, जो ये मेमोरी है उसमें कितने लोग रह सकते हैं, मतलब यही है ना, हमारे पास 2 की पावर 16 फ्लोर है और एक फ्लोर में 8 लोग रह रहे हैं, तो कितने लोग टोटल हो जाएंगे? 2 की पावर 16 गुणा 8, इतने लोग हमारे पास वहां पे रह सकते हैं। और हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आता 64 KB, जो कि आपकी क्या होती है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी होती है। वो हम लोग आगे चीजें क्लियर करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि भाई मेमोरी में क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई। एड्रेस के बारे में बताया, एड्रेस लाइन के बारे में बताया, एड्रेसेस के बारे में बताया, नंबर ऑफ एड्रेसेस के बारे में बताया, और एक एड्रेस में जो नंबर ऑफ सेक्शन बने हैं ना, उसको हम बोलते हैं डेटा लाइन्स, है ना। तो उसके बारे में मैंने बताया। जैसे अगर 8085 में मेरे पास 8 डेटा लाइन, मतलब यहां पे कितने सेक्शन होंगे? टोटल 8 सेक्शन होंगे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं थोड़ा सा। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है ना, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा यूज होगी हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, वो है हेक्साडेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सओर करना। मतलब जितनी भी चीजें डिस्कस होंगी ना, वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में ही होंगी। तो क्यों ना थोड़ा सा एक बार चीजों को पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए और जान जाया जाए थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। तो देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन, मतलब हेक्साडेसिमल मतलब क्या होता है कि हेक्साडेसिमल टोटल मेरे पास कितने होंगे? बिट होंगे 16, उसका बेस होता है, सबको पता है ना। और कितने डिजिट होंगे? 0 से लेकर 9 तक होगा। 9 के बाद 10 नहीं होता है, क्या होता है? ए होता है, ए बी सी डी ई एफ। ए मतलब होता है 10, बी मतलब होता है 11, सी मतलब 12, डी मतलब 13, ई मतलब 14, एफ मतलब 15। ठीक है, एफ का मतलब होता है 15। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। अब जैसे मान लो कोई नंबर लिखा मेरे पास यहाँ पे 1B2C, ये किस में लिखा है? ये नंबर किस में लिखा हुआ? ये नंबर लिखा है आपका किस लैंग्वेज में? आपका हेक्साडेसिमल में। किस में लिखा हुआ है आपका? ये हेक्साडेसिमल में 16 का ना, मतलब इसका बेस 16 है। तो ये हम लोग ऐसा कहां पे लिखते थे? अपने डिस्ट्रिक्ट नंबर को हम लोग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा लिखते थे, लेकिन इसको लिखने का तरीका माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ा अलग हो गया है। इस 16 को यहाँ से गायब करके यहाँ पे एच लिखना पसंद है। ये एक लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, जो कि आपको पता होना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने के पहले। अब आप सभी को जोड़ घटाना तो बनता है ना, जो कि आप किस में बनता है? वो डेसिमल के लिए पता। जो भी आप जोड़ घटाना सीखते हो ना, जो KG1 KG2 फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आपने पढ़ा होगा, थर्ड क्लास में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, वो हम लोग किस लिए पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम लोग किसके लिए? डेसिमल के लिए। मतलब जब कोई भी नंबर 0 से 9 तक के बीच में होगा, वो सबको पता है कि कैसे हम नंबर को जोड़ते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर मेरा किस फॉर्मेट में है, अगर वो हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में, तो उसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास एक नंबर लिखा है, एडिशन देखते हैं, हेक्साडेसिमल एडिशन। जैसे लिखा है 1 + 73 + 2f। अब देखो कुछ लोगों से एबीसीडी कब से जुड़ने लग गया यार, आपने 3 में f जोड़ दिया। ऐसा नहीं होता है, f मतलब यहाँ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बताया f किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है? 15 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, तो 15 3 18 कितना होता है? 15 + 3 कितना होगा? 18 होगा, है ना। लेकिन आप पहले इस चीज को समझो, हमारे डेसिमल में क्या होता था? 9 + 1 करने पे क्या करते थे आप? 0 रखते थे, ऊपर 1 कैरी आती थी। कॉमन सेंस जोड़ो, जो आप डेसिमल में जोड़ते हो 9 + 1 कितना होता है? 9 + 1 10 होता है, तो 0 रखते हो और उस 1 को कैरी फॉरवर्ड करते हो ऊपर के लिए। ऐसे ही करते थे ना। हेक्साडेसिमल में क्या करना है? जैसे 9 + 1 पे आप उसको 0 करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे 16 पे फोकस करना है। किस पे? 16 पे। कैसे? देखो, जैसे आपने क्या जोड़ा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है। 15 + 3 कितना होता है? 18 होता है। लेकिन 18 में आप 16 माइनस करोगे, क्योंकि 16 क्या बाउंड्री, वहां पे 10 की बाउंड्री थी, वैसे यहाँ पे 16 की बाउंड्री है। तो 16 को आपने माइनस किया, कितना आया वहां पे? 16 आया। 16 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास? 2। 18 था,
16 से आप माइनस किया, कितना 2 बचा, 2 आ गया यहाँ पे, 1 को आप यहाँ पे कैरी रख दोगे, तो 7 1 8 2 10, 10 मतलब क्या होता है आपका ए, तो आपका आंसर हो जाएगा A2। या यहाँ पे एडिशन होगा। समझ में आया सबको कैसे हम एडिशन करते हैं? कॉमन सेंस की बात सोचो भाई। जैसे अगर आप डेसिमल में नंबर को जोड़ोगे 9 + 3 कैसे करते हो, खुद सोचो। 9 + 3 12 होता है ना? तो अगर आप 9 + 3 को जोड़ोगे 12, और मान लो फिर क्या करना, अगर मान लो उसके ऊपर, मान लो आप एग्जांपल लेता हूं मैं 19 + 3, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, डेसिमल में जो आप जोड़ते हो 19 + 3 कैसे जोड़ते हो, पहले 9 को 3 से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 में 10 माइनस किया आपने, 12 में 10 माइनस किया तो कितना बचा 2, 2 आपने नीचे रख दिया, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे ही करते थे ना हम लोग गणित में, जो हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसे ही करते हैं ना एडिशन। बस वही चीज हमको यहाँ पे रिपीट करनी, बस जो 10 वाली बाउंड्री वहां पे क्या लेके चलना, 16 लेके चलना बस। जैसे एक नंबर और लेता हूं मैंने यहाँ पे, हमको क्या करना है 1 + 7e + 72, ये हमको आपस में ऐड करना, जोड़ना। अब याद रखना हमको, e मतलब होता है 14, तो 14 एक 15, 15 और 2, सॉरी e मतलब होता है 13, है ना, ये होता है 13, 13 एक 14, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐड नहीं करना था, ये वन ऐड नहीं करना था। ई मतलब होता है आपका कितना 14, 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, 14 + 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। जब 16 हो जाएगा तो 16 को 16 से माइनस करो, कितना हो जाएगा 0, कैरी फॉरवर्ड 1, ये कैरी बना है यहाँ पे, है ना, ये वन ऐड नहीं करना था, कैरी लिखा हुआ है, तो 1 से आप इसको क्या करोगे, कैरी को ऐड कर दोगे यहाँ पे, तो 7 1 8, 8 7 15, 15 मतलब होता है आपका एफ, F0 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना, मैं आया पानी पी के थोड़ा सा, ठीक है ना, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, 32b1 52 1f, इनको आपको जोड़ना है। तो f का मतलब होता है कितना 15, 15 एक होता है 16, 16 को 16 से माइनस किया कितना हो जाएगा 0, कैरी फॉरवर्ड बना गया। b का मतलब होता है 11, 11 एक 12, 12 एक 13, 13 मतलब होता है d, तो आपने d रख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने क्या 2 2 + 2 कितना होता है 4, और 5 3 होता है 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 4 d 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मुझे लगता है कि आप इस नंबर को भी ऐड कर लोगे, है ना, तो मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, समझ में आई बात क्यों, क्योंकि मेरा काम आपको सिखाना है ना, तो मैं आपको सिखाऊंगा, जो चीजें आपसे बन सकती हैं वो आप खुद से भी तो करोगे, है ना। प्रोसेस मैंने बता दी कैसे करना है, तो आई थिंक मुझे ये समझ में आ गया कि अगर कभी फ्यूचर में आपको हेक्साडेसिमल में नंबर को ऐड करना तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। अब लोग देखते हैं 16 कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमारे पास बाइनरी नंबर में हमने 2 कॉम्प्लीमेंट देखा था, हाँ यस और नो देखा था ना हमने, वैसे ही हम लोग यहाँ पे हेक्साडेसिमल में जो नंबर है उसका हम लोग क्या निकालेंगे 16 कॉम्प्लीमेंट, कैसे निकालते हैं वो देखो। जैसे बोला है कि आप 38h है, इसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकालो, कैसे करो, बड़ा सिंपल, इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या करना है, जैसे 38 लिखा ना, तो जहां पे LSB, इसको बोलते हैं LSB, सबसे लास्ट वाले नंबर को, इसको हम बोलते हैं MSB। तो LSB को जो नंबर है उसको 16 से माइनस करो, तो यहाँ पे लिखा 38, इसको 16 से माइनस करो तो हो जाएगा 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 लिख दो। यहाँ पे लिखा 3, इसको 15 से माइनस करो, सिर्फ LSB को 16 से माइनस करना, बाकी सभी नंबर को 15 से माइनस करना, ठीक है ना। तो इसको आपने 16 से माइनस किया, कितना है 8, तो 8 लिख दिया, और इधर आपने इसको 15 से माइनस किया, तो 15 - 3 कितना होता है आपके पास 12,
12 का मतलब होता है सी, तो आप सी लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या निकालना है, 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ यहाँ पे, देखो है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया हुआ है, इस चीज को भी देख लो। क्वेश्चन क्या आपके पास यहाँ पे 78H का आपको निकालना है क्या, 16 कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालोगे, इसको 16 से माइनस करो, कितना बचेगा 8, 8 लग दिया आपने, या इसको 15 से माइनस करो, तो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा 8, तो 88H आपके पास आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, चलो ये दिया 13B1A6H, इसका आपको निकालना 16 कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना 16, कैसे निकालोगे, बड़ा आसान तरीका, जो सबसे लास्ट वाला नंबर है LSB, इसको 16 से माइनस करो, 16 माइनस 6 कितना होता है 10, 10 मतलब होता है A, तो आप इस हिसाब से दोगे A, ठीक है। फिर बाकी सभी नंबर को 15 से माइनस करो, तो इसको 50 A मतलब कितना 10, तो 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5, तो आप यहाँ पे 5 पुट कर दो, बाकी सभी नंबर को 15 से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, बड़ा आसान था। अब बात करते हैं थोड़ा सा कुछ और चीजों के बारे में। सब्ट्रैक्शन मतलब मैंने आपको किसके बारे में बताया, मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल में नंबर के एडिशन के बारे में। मैंने किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर का 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना बताया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हेक्साडेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा ये समझना होगा कि हम लोग बाइनरी में कैसे सब्ट्रैक्शन करते थे। बाइनरी में लोग सब्ट्रैक्शन सिर्फ नाम था, हम तो करते एडिशन ही थे ना। तो कैसे करते थे, जैसे मान लो आपको x माइनस वाई परफॉर्म कर, तो क्या करते थे x प्लस माइनस ऑफ वाई, और माइनस ऑफ वाई कैसे निकालते थे आप, जो y है उसका 2 कॉम्प्लीमेंट लेके, ये सुनो ऐसे काम करते थे ना आप। तो बस वही चीज हमको रिपीट करनी है हेक्साडेसिमल में, लेकिन जैसे हमने बाइनरी में 2 कॉम्प्लीमेंट निकाला था, वैसे यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे 1 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी 16 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसे हमको करना है क्या W प्लस जेड बार, जेड बार क्या आपका 16 कॉम्प्लीमेंट है। तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास कुछ कैरी अगर 1 आती है, अगर कैरी 1 आती है तो ये मान के चलना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, और कैरी को हटा देंगे, हमारा वो आंसर होगा, जो भी आंसर आया था वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा। लेकिन अगर कभी कैरी 0 आती है मतलब वो नंबर निगेटिव है, और अगर नंबर निगेटिव तो जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको 16 कॉम्प्लीमेंट लेकर नंबर बताना होगा। जो भी आपने ये परफॉर्म किया ना W प्लस जेड बार, इतना करने पे अगर कैरी 1 है मतलब वो नंबर आपका पॉजिटिव है, तो कैरी को हटाओ, जो भी आपका सम आया है, जो भी आपका आंसर आया है वही आपका एक्चुअल आंसर है। इतना समझ में आया। लेकिन अगर धोखे से कैरी 0 आ गई, इसका मतलब कि वो नंबर निगेटिव है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे नंबर निगेटिव आ रहा है, मतलब नंबर निगेटिव है। और नंबर निगेटिव तो कौन सा नंबर है वो, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है उसका हम लोग 16 कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बेटर तरीके से इंफॉर्मेशन लगे। जैसे मुझे क्वेश्चन बोला गया 87H माइनस 32H, इसको मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 87 से 32 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करूंगा, कुछ लोग बोलेंगे सर एक काम करो, जैसे हम लोग बेसिक जो हमारी मैथमेटिक्स बोलती है ना, कौन सी मैथमेटिक्स बोलती है, डेसिमल वाली, वो कर लो, है ना। तो 7 में से 5 गए, कितना बचेगा 5, 5 आ जाएगा। फिर 8 में से 3 गए, कितना आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ पे 4 तो नहीं, 8 में 3 गए 5 हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे, मतलब जो भी हमने किया वो एक तरीके से दोनों के लिए सही है। किसके लिए सही है, वो आपका सही है किसके बेस पे, हमारे हेक्साडेसिमल के बेस पे भी और हमारे डेसिमल के बेस पे भी। लेकिन ये चीज हमेशा सही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो 7 है, अगर यहाँ पे A लिख देता तो क्या करते, नहीं कर पाते ना, तब तो काम बिगड़ जाता आपका। तो जो आपने अप्रोच लगाई वो कभी कभी एक आध क्वेश्चन में फिट बैठ सकता है, हमेशा नहीं बैठ सकता। मैंने बताया ना कि 7 में से 2 गए 5, 8 में से 3 गए 5, ऐसा कर दोगे तो आपका आंसर तो आ गया, लेकिन ये कभी कभार तुक्का लगेगा, हमेशा तुक्का नहीं लगेगा। तो ये अप्रोच आपको नहीं लगानी। कैसे करना है उस चीज को समझो। क्या करना होगा, जो सबसे लास्ट वाला नंबर है नहीं है, इसका आपको निकालना है 2 कॉम्प्लीमेंट, 2 मतलब 16 कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालोगे, बड़ा आसान है, इसको 16 से माइनस करो, इसको 15 से माइनस करो, तो 16 माइनस 2 होता है 14, 14 मतलब होता है ई, तो आपने ई लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे आपने ई लिख दिया। फिर इसको माइनस करो 15 से, तो 15 माइनस 3 होता है 12, 12 को हम बोलते हैं सी, ये हमारा जाएगा सी, मतलब आपने 32H का निकाला 2 कॉम्प्लीमेंट, तो आया कितना आपका सीई आंसर आया। अब सीई को आप इसमें जोड़ दो 87 में, तो 87 में सीई जोड़ दिया तो आपका आंसर है कितना 155, ये आपकी कैरी है। मैंने क्या बताया, कैरी अगर 1 आई तो खुश हो जाओ, कैरी अगर 1 आई तो खुश हो जाओ, क्योंकि आंसर पॉजिटिव है।
अगर ना आंसर पॉजिटिव तो कैरी को फेंको साइड में, नहीं चाहिए मुझे कैरी, तो कैरी को हमने हटा दिया, कैरी को हमने हटा दिया, जो बचा वो हमारा आंसर, कितना आंसर हमारे पास 55 हमारे पास आंसर होगा। समझ में आया आंसर क्या बोला मैंने, कैसे करना आपको। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और लेता हूँ, है ना, इसमें सब्ट्रैक्शन का ही, जैसे मुझे बोला गया 32h माइनस 87h, ये कितना होगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 87h का जो लास्ट में जो नंबर दिया उसका मुझे निकालना पड़ेगा 16 कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालता हूँ, इसको 16 से माइनस करो, इसको 15 से माइनस करो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा 79। 79 को इसमें आप जोड़ दो, तो इसको आपने जोड़ा, तो आपने जब जोड़ा तो इसकी जो कैरी है वो कितनी आई, जीरो आई। जीरो आई मतलब टेंशन है, टेंशन आ गई मतलब क्या, नंबर निगेटिव है। तो क्या करोगे, नंबर निगेटिव है तो जो भी आपका आंसर ए बी उसका आप अगेन निकालोगे 16 कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकाला, इसको 16 से माइनस करो, इसको 15 से माइनस करो, जो भी आंसर आया 55 उसमें माइनस लगा के आंसर चिपका दो, भाई ये मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपके पास और हैं, इनको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, मतलब मैंने आज की क्लास में ज्यादा आपको नहीं बताया है, मुझे बताने ज्यादा मतलब पढ़ाने का मतलब भी नहीं था, बस आज पहली क्लास से तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है ना। हम लोग लगभग एक हफ्ते की क्लास लगाएंगे और एक हफ्ते में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। बस मेरा एक प्लान ये कि जितना टाइम मैं ले रहा हूँ उतने टाइम में आप भी कवर कर लो, आप उसको पेंडिंग लेके मत चलो कि हाँ अंकित सर ने इतना पढ़ा दिया इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, अगर वो बात के लिए तो हमेशा बात के लिए रह जाएगा। तो जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उससे ज्यादा अगर आप भी एफर्ट लगाओगे, है ना, देखो वन वे एफर्ट से कुछ नहीं होगा, मैं तो एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वैसे आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस हमारी कहानी इतनी ही थी, जो बची हुई कहानी होगी वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। क्लास में रेगुलर रहा करिए ना सभी लोग।